फ्रेंड्स, क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक जियोग्राफी क्या है? क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक जियोग्राफी अध्याय 4। पहले हम लोग देखेंगे डू यू नो का। क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर रखती है। तो क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वायुमंडल में क्या हो जाती है, फैलकर पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा है तो उसको पृथ्वी पर रोक कर रखती है। तो इसको क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो फिर ये क्या करती है? ग्रीन हाउस पैदा करती है, और इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। और इसका अगर अभाव हो जाए, कमी हो जाए, तो धरती काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और उस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखाना और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे क्या कहेंगे? भूमंडलीय तापन कहते हैं। जब ऊष्मा फिर क्या हो जाता है? ये भूमंडलीय, इसको क्या कहेंगे? भूमंडलीय तापन। तो भूमंडलीय तापन कहते हैं। यानी जो कारखाना और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर जब बढ़ता है, यानी धुआं का स्तर जब बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, और इसे वायुमंडलीय तापन कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है। तो जो ये तापमान के कारण क्या होता है, जो पृथ्वी में बर्फ है ना, वो पिघलने लगती है, और इसके परिणामस्वरूप क्या होता है? समुद्र का पानी बढ़ता है। समुद्र का पानी बढ़ने के कारण तटीय क्षेत्र में क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाता है, और दीर्घ अवधि में इसके कारण जो जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। तो लंबे समय तक इसके कारण जलवायु में अत्यधिक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है, और जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु भी लुप्त हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, और जिसे वायुमंडल क्या है? हमारा पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो हमारा पृथ्वी कैसा है? तो चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, और जिसको क्या कहेंगे? वायुमंडल। और पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। तो बात करेंगे सभी जीवों का जीवित रहने का, तो वायुमंडल पर ही निर्भर है। और यह हमें क्या करती है? सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। तो जो वायुमंडल है ना, तो ये हमारे सूर्य से जो हानिकारक विकिरण है, तो उनसे हमें रक्षा करती है, उनसे हमें बचाती है। ठीक है, और यदि सुरक्षा की ये चादर न हो, तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। अगर ये सूर्य का जो चादर नहीं, मतलब ये जो सुरक्षा का, वायुमंडल का जो सुरक्षा की ये चादर नहीं होती, तो हमें सूर्य का जो हानिकारक किरण है, जो सूर्य की गर्मी है, तो उससे हम लोग तप्त होकर जल सकते थे, और रात के समय ठंड होकर जम सकते थे। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को क्या किया है? रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संगठन। अब देखेंगे वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, तो वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ऐसी दो गैस हैं, तो जिसमें क्या है? वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग इसी पर बना है। ठीक है, तो वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का ही है। और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। तो अदर गैस की बात, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन है और हाइड्रोजन तो है, तो क्या है? ये कम मात्रा में पाई जाती है। तो इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो जो इन गैस है ना, ये सारे गैस है, तो इनके अलावा भी जो धूल के छोटे छोटे कण हैं, तो वो भी उपस्थित होते हैं। और ये जो चित्र में दिया हुआ है, तो ये वृत्ता रेख दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। तो जो वायु के विभिन्न संघटक हैं, तो उसका प्रतिशत में दिखाया गया है। और नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है,
जो नाइट्रोजन गैस है तो ये सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर इसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु होते हैं। तो पौधों की जो जड़ों में रहने वाले जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं और वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। तो वायु से नाइट्रोजन लेकर जो मृदा और पौधों की जड़ में जो जीवाणु रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप को बदल देता है, जिससे क्या होता है, पौधे इसका प्रयोग कर सकता है। इधर देख लेते हैं ये वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में, देख लेते हैं प्रतिशत में। देखते हैं सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन का है, 21% ऑक्सीजन का है। फिर इधर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन कितना है 0.93%, अन्य सभी गैसें कितने हैं 0.04%। इस प्रकार से हमारे वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत दिया हुआ है। ये वायु का संघटक था, ठीक है। ऑक्सीजन वायु में क्या करता है, प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। तो जो ऑक्सीजन है ना, ये वायुमंडल में प्रचुरता से मिलने वाली, यानी वायु में प्रचुरता से बहुत ज़्यादा मतलब पूर्ण रूप से मिलने वाली दूसरी गैस है। और मनुष्य तथा पशु क्या होते हैं, सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते थे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लोग अपना भोजन के लिए उसका आवश्यक गैस बनती है, ठीक है। और क्या करते हैं वो लोग, ऑक्सीजन वापस हमें देते हैं। अगर इस तरह से हमें पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे और ऐसा बना रहेगा, अच्छे से इसका संतुलन बना रहेगा, तो हमें वृक्ष को काटना कम से कम करना होगा, तभी तो इसका संतुलन बना रहेगा। अब मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। तो जो मनुष्य छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड वो पादप द्वारा प्रयोग की जाती है और जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। तो जो आदान प्रदान वाली बात है, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये जो आदान प्रदान है, एक दूसरे का संतुलन है, तो इसका संतुलन बिगाड़ने का काम अत्यधिक कोयला जलाने से, जो खनिज तेल है, ईंधन है, इन सब सारी चीज़ों को जलाने से यह संतुलन गड़बड़ा जाता है। और क्या होता है, वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं और परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, जब वायु गर्म होती है तो फैलने लगती है, ठीक है। और जब हल्की होकर ऊपर उठती है तो ये ऊपर उठती है, हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। जब ठंडी वायु होती है ना तो ये सघन और भारी होती है और इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो क्या होती है, नीचे रहती है। और गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। जैसे गर्म वायु है तो ये ठंडे ऊपर उठती है, तो आसपास में जो ठंडे वायु है ना तो उसका जो रिक्त स्थान है तो उसको भरने के लिए वहाँ आ जाती है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक दूसरा बोल दी, जो यहाँ पर है ना, जो गर्म वायु है तो उसके ऊपर उठने पर आसपास के जो क्षेत्र है तो क्षेत्रों से जो ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए जो गर्म वायु उड़ती है ना तो उसका जो आसपास है तो उसका जो खाली जगह है
तो वहाँ पर क्या करती है, ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। तो इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। इस प्रकार से क्या होता है, वायु चक्र चलता रहता है। ये सारे क्या है, न्यूज़पेपर है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए, जो भूमंडलीय तापन है, तो आज के विश्व में एक क्या है, गंभीर समस्या है। आज के संसार में क्या है, गंभीर समस्या है। और वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। और ये हैं जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। जो क्षोभ मंडल है ना, ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो इसकी ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर है। और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। आगे देखेंगे समताप मंडल माना समान ताप। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। और यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। और इसके फलस्वरूप क्या होती है, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं ना, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, तो वो क्या है, समताप मंडल। तो समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो समताप मंडल में कौन सी गैस की परत होती है, तो ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ये परत क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस है, तो उनसे हमारी रक्षा करती है। आगे देखेंगे मध्य मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड है, तो इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं, तो इस परत में आने से जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो आयन मंडल कौन से परत का भाग है फ्रेंड्स, तो ये बाह्य वायुमंडल का भाग है और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। तो ये कितने किलोमीटर तक फैला है, तो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ये रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो ये जो परत है, जब क्या कहते हैं, पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंग है, तो इसको क्या करती है, पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, अर्थात पुनः पृथ्वी पर ही भेज देती है। फिर देखेंगे बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की पतली परत होती है। जो बहिर्मंडल है ना, तो ये क्या होती है, पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम हो गया और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से क्या करती है, अंतरिक्ष में तैरती रहती है। मौसम और जलवायु। क्या आज वर्षा होगी, क्या इस दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। इधर देख लेते हैं, ये वाला परत का जो चित्र है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। वायुमंडल की परतें देखिए, फर्स्ट में क्षोभ मंडल है। ये हमारा माउंट एवरेस्ट पर्वत है, क्षोभ मंडल से भी ऊंचा है, ठीक है। ये क्षोभ सीमा है, ये ओजोन परत है। हवाई जहाज, ये समताप मंडल में उड़ती है हवाई जहाज, ठीक है। और ये समताप सीमा हो गया आपका, ये समताप सीमा हो गया, ये मध्य मंडल हो गया। फिर ये मध्य सीमा हो गया, ये क्या हो गया, मध्य सीमा। और ये बाह्य वायुमंडल, ये बहिर्मंडल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चित्र दोबारा समझ गए होंगे। आज फिर क्या देखते हैं कि आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसकी स्पीकर,
अगर बात करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वो है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। तो मौसम क्या है, तो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है और आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। तो जो आर्द्र और गर्म मौसम है तो किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। अगर अच्छा मौसम रहे और हवादार रहे तो हमें क्या करते, घूमने की योजना भी बना सकते हैं। और मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन क्या करता है, बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बता देती है। अगर दीर्घकाल की बात करें, मतलब लंबे समय की बात करें, तो किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। और क्या आप अब क्या है बात है, क्या अब आप समझ गए हैं कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। इधर देखते हैं डू यू नो में। क्या जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करता है। तो 2 अरबवां भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है। इधर देखते हैं तापमान के बारे में। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है और वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। और वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता, बल्कि जो ऋतु के अनुसार भी बदलता है। और शीत ऋतु की अपेक्षा जो ग्रीष्म ऋतु है ना, ज़्यादा गर्म होता है। तो क्या होता है, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी होती है। अब देखेंगे आतपन है क्या। एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो आतपन क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण है तो उसको प्रभावित करता है। और सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है तो उसको क्या कहेंगे, आतपन कहलाती है। तो जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है तो उसको पृथ्वी क्या करती है, रोक लेती है और फिर आतपन, इसको क्या कहेंगे, आतपन कहलाती है। देखिए आतपन यानी सूर्यताप, आतपन यानी सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। बात करेंगे जो भूमध्य रेखा है अगर ध्रुव की ओर जाए तो ये घटती है। तो क्या होता है, ये इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इधर देख लेते हैं, ये तापमापी मापन, ये क्या है, तापमापी तापमान मापता है, ये वायुदाबमापी वायुदाब मापता है। और इधर क्या है, वर्षामापी वर्षा की मात्रा मापता है। और वात दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। ये मौसम की जानकारी के लिए यंत्र है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। और गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और दिन के समय में ऐसा फील्ड से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन क्या करती है, गर्म हो जाते हैं। और रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो रात के समय क्या करती है, ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर की भीड़ वाले ऊंचे भवन जो गर्म वायु है ना उसको रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। देखते हैं डू यू नो में। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की जो तापमान है तो उसको मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। और इसका आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया था। तो इसका आविष्कार किसने किया था, एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, यानी 0 डिग्री पर बर्फ रहता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है। आगे देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है अतः वहाँ वायुदाब भी नहीं है। चांद पर वायु नहीं है तो वहाँ पर वायुदाब भी नहीं है। और अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के जो शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्तशिराएं फट सकती है। तो उसका रक्तशिराएं फट सकती है, जिससे क्या होगी, अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं।
इधर देखेंगे वायु दाब के बारे में। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। तो उच्च दाब के साथ क्या करती है, हमारे शरीर पर बल लगाती है, लेकिन इसका अनुभव नहीं करते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, यानी चारों दिशाओं से लगता है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो फिर हमारा शरीर क्या करता है, विपरीत बल लगाता है। ठीक है। और पृथ्वी की सतह पर वायु के जो भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। जो पृथ्वी की सतह है ना, ये वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब ये वायु दाब कहलाता है। और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। तो फिर निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। जो निम्न दाब है ना, तो बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा होता है। और कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ पर तापमान कम होगी तो वहाँ के क्षेत्र की वायु कैसी होगी, ठंडी होती है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, ये भारी होती है, और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और उच्च दाब के कारण अस्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। और वायु सतह उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो क्या है, ये वह उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। देखिए, पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा तूफान आती है तो क्या करती है, पेड़ों को उखाड़ देती है, और जब धीरे चलती है तो जो सड़क के धूल है ना, तो धुएं को उड़ाते हुए हम लोग देख सकते हैं। और कभी कभी ये पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है। और आपने अवश्य सुना होगा, अवश्य अनुभव क्या होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। तो छाता लेकर तेज पवन में चलना आसान नहीं होता है। साथ में साइकिल चलाना भी आसान नहीं होता है। और बात करें साइकिल चलाने की, तो साइकिल भी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। आप सोच सकते हैं पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। डू यू नो में पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाले पवन को क्या कहेंगे, पछुआ, यानी पछुआ पवन कहते हैं। देखिए, अस्थायी पवन, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन अस्थायी पवन है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। और मौसमी पवन है, ये पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन है। स्थानीय पवन है, ये पवन है किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। और उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उदाहरण के लिए क्या होता है, स्थल और समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, तो इसे लू कहते हैं। देखिए, उच्च दाब ध्रुवीय क्षेत्र का है। ध्रुवीय पूर्वी पवन, ये ध्रुवीय पूर्वी पवन है। अधो ध्रुवीय निम्न दाब, यानी अधो ध्रुवीय निम्न दाब। सनातन पछुआ पवन है, ये सनातन पछुआ पवन है। इधर है उपोष्ण उच्च दाब, यानी हौस अक्षांश, ये कर्क रेखा से है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है। फिर आगे देखते हैं, ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब, यानी डोल ड्रम, ये ऊपर जा रही है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। उपोष्ण उच्च दाब हौस अक्षांश, यानी नीचे आ रही है। और सनातन पछुआ पवन है। फिर अधो ध्रुवीय निम्न दाब, यानी ये बीच में आ गया, इधर ऊपर से फिर इधर नीचे से। ध्रुवीय पूर्वी पवन उच्च दाब, यहाँ पर उच्च दाब है। ये प्रमुख वायुदाब पेटियां थी। अब आगे देख लेते हैं चक्रवात प्राकृतिक आवेश। क्या है चक्रवात प्राकृतिक आवेश? भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। और 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में
चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में क्या क्या तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय पूर्वोत्तर से हानियां हुई और 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही और तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक जो भवन है तो उन सारे घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई और चक्रवात के फलस्वरूप जो लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई और चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप क्या हुआ, तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई और अचानक से क्या हुआ, 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई। फिर से अचानक से क्या हो गया, 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई जिसके कारण क्या हो गया, तैयार जो खड़ी धान की फसल थी ना वो भी नष्ट हो गई। इस प्रकार से उड़ीसा का जो चक्रवात था उसके बारे में दिया हुआ है। ये चक्रवात के द्वारा किस प्रकार से विनाश हुआ है। अब 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा और गहन होकर इसने महाचक्रवात का क्या कर लिया, रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के जो इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया और इससे लगभग 130 लाख लोग क्या हुए, प्रभावित हुए और बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की जो खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय पूर्वोत्तर से उत्पन्न हुई लवणता के कारण क्या हुआ, कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए और साल, सागवान और बांस के बागान वाले जो विशाल भू क्षेत्र थे वो भी नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित जो मैंग्रोव के जंगल थे वो भी लुप्त हो गए। तो पारादीप और कोणार्क के बीच जो मैंग्रोव के जंगल थे वो भी लुप्त हो गए। अब देखेंगे आर्द्रता के बारे में। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह क्या होता है, जलवाष्प बन जाता है। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी वायु में किसी भी समय जलवाष्प की जो मात्रा होती है तो उसको क्या कहेंगे, आर्द्रता। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो इसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से क्या होता है, पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है ना आर्द्र दिन में। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है ना, ठीक है। और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, जब तैर न सके तभी वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है और आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित होकर, यानी इनकी जो इंजन से निकली नमी है तो वो संघनित होकर हो जाती है और वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में, रास्ते के रूप में दिखाई देता है और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है और ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पासों से पेड़ काटे जाते हैं, मैंने पहाड़ी के साइड से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ से नीचे बहता है तो फिर पानी जो है ना अनावृत होकर पहाड़ से नीचे बहने लगता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। और क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहला समवहनी वर्षा, दूसरा प्रवर्ती वर्षा, फिर तीसरा चक्रवाती वर्षा। समवहनी वर्षा, प्रवर्ती वर्षा और चक्रवाती वर्षा। और पौधों तथा जीव जंतु की जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो पौधे और जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जो धरातल का जो पानी, धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है और यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है
और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षा कम भी है तब भी दिक्कत, ज़्यादा है तब भी दिक्कत है। यानी बराबर रखना है तो हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना जरूरी है। इधर देखिए, ये क्या आप जानते हैं? वर्षण के दूसरे रूप हिम यानी हिम सहिम वृष्टि तथा ओला है। हिम सहिम वृष्टि तथा ओला है। ये वर्षण के दूसरे रूप में है। ठीक है, वर्षण के दूसरे रूप हिम सहिम वृष्टि तथा ओला है। इधर चित्र में देख लेते हैं संवहनी वर्षा के बारे में। वर्षा के प्रकार फर्स्ट में देखे थे संवहनी वर्षा, और दूसरा में पर्वतीय वर्षा, ये पर्वतीय वर्षा है। ठीक है, फिर है ये चक्रवाती वर्षा, ये चक्रवाती वर्षा है, ये चक्रवाती वर्षा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर इस प्रकार से समाप्त हुई और इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर मिलेंगे दूसरा चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।